हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। तो इस प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और एक टारगेट नोड दिया हुआ है जिसे हम स्टार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि इस नोड पे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और फिर हमें ये निकालना है कि इस नोड से बाकी जो एडजेसेंट नोड है ना, उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। एक यूनिट टाइम लगेगा उन्हें इन्फेक्शन होने, मतलब इन्फेक्शन को फैलने में एक गिवन नोड से लेकर के उसके एडजेसेंट नोड में होने पे। अब हमें क्या निकालना है कि इस पूरी बाइनरी ट्री में जितने भी नोड्स हैं सब तक इन्फेक्शन पहुंचने में, मतलब इन्फेक्शन फैलने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रॉब्लम में ये जो प्रॉब्लम है ना काफ़ी सिमिलर है उन प्रॉब्लम्स के जहाँ पे हमें एक नोड टारगेट नोड दिया हुआ होता है और उसे हम बर्न कर देते हैं और हमें निकालना होता है टाइम कि पूरी ट्री में आग लगने में कितना समय लगेगा। ये और वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत ही नाइव सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा जो नेव सोल्यूशन होगा ना, इसमें वैसे तो ये जो ट्री दिया हुआ है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है। यानी कि आप करेंट नोड से लेकर के उसके चाइल्ड नोड्स पे तो विज़िट कर सकते हो, लेकिन चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड में आप डायरेक्टली विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसका मतलब मुझे 10 से अगर 3 पे पहुंचना हो तो कहीं ना कहीं मेरे को 3 का रेफरेंस स्टोर करके रखना पड़ेगा, 10 से लेकर के 3 तक का। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं ना कि सबसे पहले हम इस पूरे ट्री को ट्रैवर्स करें और कोई भी नोड है तो फिर हम जब लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करेंगे तो इस नोड का रेफरेंस भी पास कर दूंगा मैं। तो इस नोड को पता चल जाएगा कि इसका पेरेंट कौन है, 5। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को स्टोर करके रख लेगा और ये फिर अपने लेफ़्ट और राइट में कॉल करेगा। यानी कि 4 पे कॉल किया जब, तो इसने जो है ये बता दिया कि ये पेरेंट है। जो इसका राइट सब ट्री होगा उसमें ये अपना जो रेफरेंस है वो भी सेंड करेगा। तो अब 4 को पता चल गया कि उसका पेरेंट अब 5 है। फिर उसी प्रकार 9 को पता चल गया उसका पेरेंट 4 है और 2 को पता चल गया उसका पेरेंट भी 4 है। तो इस तरीके से ना हम करेंट नोड से उसके पेरेंट नोड को भी विजिट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप पेरेंट का रेफरेंस स्टोर करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं। मान लेते हैं कि अगर इस बाइनरी ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हुए, तो फिर आप जो की है ना वो इंटीजर भी रख सकते हो। यानी कि कुछ ऐसा मैं नोड वैल्यू को मैप कर दिया नोड के रेफरेंस से। यानी कि 6 को मैंने मैप कर दिया रूट से। अब ये रूट क्या होगा, ये रूट जो है ट्रांसफ़र होगा जब मैं राइट से ट्री कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो रूट नोड है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में जो है पॉइंटर्स पे मैप करना है, ना कि उसकी वैल्यू पे, क्योंकि मुझे जो है इस नोड तक पहुँचना है ना कि उसकी वैल्यू पर। तो ये तरीका हो गया कि हम हर नोड का पेरेंट नोड से रेफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार अगर मैंने ये कर लिया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे बस बी एफ एस या डी एफ एस दोनों में से कोई भी टेक्निक का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो, अगर ये टारगेट नोड अगर हमारा 3 है तो हमें ये निकालना है कि इस नोड से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना होगी, वही हमारा मिनिमम टाइम होगा जिसमें जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा पूरे बाइनरी ट्री में। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ना ये पैरेलली स्प्रेड हो रहा है, यानी कि 3 से 1 पे भी उतना ही टाइम लगा और मतलब एक यूनिट टाइम में 1 पे भी पहुंच गया, फिर 10 पे भी पहुंच गया, फिर 6 पे भी पहुंच गया, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक लेवल का भी मैं ट्रैक करके रख रहा हूँ। जैसे मैं अगर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च लूँगा तो लेवल का ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पर हम आ गए लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1। अब ये सारे नोड्स विजिट हो गए। अब इन सबको फिर से मैं बी एफ एस जब लगाऊँ नोड 1 पे, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा लेवल 2 पास हो जाएगा, यहाँ पे लेवल 3 पास हो जाएगा और यहाँ पर लेवल 4 पास हो जाएगा। अब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल लेवल हो रहा है उसे मैं एक आंसर वेरिएबल में अपडेट करते जाऊंगा। डिस्टेंस जैसे इनिशियली 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। इस तरीके से मैं इस बी एफ एस कॉल को तब तक करते जाऊंगा ना जब तक कि मेरे सारे नोड्स एग्जॉस्ट ना हो जाएं। और जो मेरा लीफ नोड होगा ना, ये तो बात काफ़ी ऑब्वियस है कि करंट नोड से लेकर के कोई लीफ नोड ही होगा वहाँ तक कि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा 4।
यानी कि 1 यूनिट में ये यहाँ तक स्प्रेड हुआ, फिर 2, फिर 3 या और फिर 4। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट यहाँ पे 4 है। तो इसी प्रॉब्लम को आप DFS का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो VFS और DFS दोनों ही यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम इसमें जो मेन जो चैलेंज आएगा ना वो होगा कि हम पेरेंट नोड का भी रेफरेंस हम स्टोर करके रख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिना पेरेंट नोड का रेफरेंस किए हुए, तो फिर हमें जो है अपनी अप्रोच में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और फिर कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि जो कि इस प्रॉब्लम के लिए बनेंगी, जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो केस 1 डिस्कस करते हैं। अब केस 1 तो हमारा ये हो जाएगा कि जो हमारा टारगेट नोड है वो हमारे जो ट्री है वो उसी का नोड रूट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो ट्री है कुछ इसी प्रकार होता है और यहाँ पे और भी नोड्स होते हैं, लेट से यहाँ पे मैं और कुछ नोड्स बना लेता हूँ। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा रूट नोड है, रूट नोड। तो ऐसे केस में ना तो आप ये सोचो कि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तब तो वो क्या हो जाएगा, इस हम बस सिर्फ इस सब ट्री को कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर जो एंसेस्टर हैं उनके उन्हें कंसीडर नहीं कर रहे। तो अगर आप ना सिर्फ इस रूट नोड को ही कंसीडर करो, तो फिर हमें जो है जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा वो बराबर हो जाएगा हाइट के। और हाइट में भी स्पेसिफिकली मेरे को ना हाइट -1 करना पड़ेगा, मतलब इस रूट से स्टार्ट होता हुआ जो भी हाइट मुझे मिलेगा उसमें -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हाइट मिलेगा वो तो 3 है, लेकिन जो वायरस स्प्रेड करने में जो टाइम लगा, क्योंकि 3 पे तो मतलब खुद पे तो टाइम 0 ही होगा ना, उसके बाद जब 10 पे आया तब टाइम 1 लगा, फिर जब 10 से 11 पे आया तब टाइम एक इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया। तो इसीलिए मैं हाइट निकाल लूँगा उस रूट नोड का और उसमें -1 कर दूँगा, और इसे मैं जो है इनिशियल वैल्यू दूंगा हमारे आंसर वेरिएबल की, हाइट ऑफ रूट नोड -1। बाकी चीज़ को इरेज कर लेते हैं। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। अब केस 2 हमारा ये होगा ना कि हमारा जो टारगेट नोड है वो हमारा इस कंप्लीट पूरे ट्री का रूट नोड नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे ना, एक तो ये चीज़ तो करेंगे, मतलब उसके सब ट्री के लिए तो हम हाइट तो निकालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे ना, हमें ये भी रिटर्न हम और आंसर हमारा एक्सटेंड कैसे हो सकता है, मतलब इस नोड से लेकर के जो इसके सब ट्री में जो लीफ नोड होगा वो तो कंसीडर करेंगे उस हाइट को, लेकिन हम फिर और डिस्टेंसेस अगर इस मुझे और बड़ा आंसर खोजने की कोशिश करूं, तो उसमें क्या होगा ना कि इस पर्टिकुलर स्टार्ट नोड से लेकर के यानी टारगेट नोड से लेकर के कोई दूसरे लीफ नोड तक हमें मैक्सिमम कितना सम मिलता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पाथ होगा ना टारगेट नोड से लेकर के रूट नोड तक, वहाँ से लेकर के हम डिस्टेंस सपोज x मान लें अगर, और यहाँ से ये पूरा जो डिस्टेंस है उसे y मान लें, तो हमें क्या आंसर मिले, मतलब हम अपने आंसर वेरिएबल को कैसे अपडेट करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर विच वी हैव रिसीव्ड सो फार, कॉमा, और ये जो होगा ना 1 को इंक्लूड किया, मतलब जो करेंट नोड है उसको इंक्लूड किया, फिर जो लेफ्ट सब ट्री में मुझे जो हाइट मिला वो, और जो राइट सब ट्री में मुझे जो पूरा कंप्लीट हाइट नहीं, जो टारगेट नोड से लेकर के जो करंट नोड तक जो डिस्टेंस मिला वो वो फिर ये हमारा जो आंसर है ना वो ऐसे अपडेट होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कोड कैसे कर सकते हैं, और कोड करते समय मैं आपको जो बीच में जो केसेस बनेंगे उसको मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना है। तो टेम्पलेट कोड कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम टाइम टू इन्फेक्ट बाइनरी ट्री। तो यहाँ पर जो मेरा रूट नोड है वो तो इस कंप्लीट जो ट्री का रूट नोड हो जाएगा, और ये स्टार्ट है हमारा टारगेट। अब इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि हाइट हम निकाल लेंगे, हाइट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा
जिससे हम क्या करेंगे कि इस गिवन रूट नोड से हाइट निकाल लेंगे। अब हाइट निकालना तो काफ़ी सिंपल है। इसमें हमें क्या करना होगा कि अगर रूट हमारा नल पॉइंटर है तो ऐसे केस में मैं रिटर्न कर दूंगा 0, और अगर नहीं है तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कॉमा हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइट का फंक्शन। और ये रेड लाइन दे रहा है तो फिर इसे हटाने के लिए मैं इस स्ट्रक्चर को भी कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो इसकी कुछ खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो एक नया फंक्शन बनाते हैं जिससे हम सॉल्व करेंगे। और हमारा जो आंसर वेरिएबल है उसे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। उसको 0 से मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, और एक सॉल्वर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमें, और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे टारगेट। और ये जो हमारा जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा ना उसे मैं पेयर बना लेता हूँ। अब इस पेयर में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो होगा इंट, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा बूल। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। जैसे इसमें हमें क्या करना है ना कि किसी भी करंट नोड पे अगर हमें, जैसे मान लेते हैं ये नोड हो गया 5, इसको अगर हम लोग अपना करंट नोड मान लें तो हम क्या करेंगे ना कि इसके जो लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में दोनों में कॉल करेंगे। अगर इसके लेफ्ट सब ट्री में हमें हमारा टारगेट मिल गया तो इसका मतलब राइट सब ट्री में नहीं मिला होगा, है ना। तो जिस भी नोड में अगर हमें लेफ्ट सब ट्री में हमारा टारगेट नोड मिल गया तो फिर मुझे क्या करना होगा कि इस टारगेट से लेकर के इस करंट नोड तक जो डिस्टेंस है x मान लेते हैं, वो मुझे अपना पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा मेरा। तो हर नोड ना, ये रिटर्न टाइप में इस फंक्शन का मैंने पेयर क्यों लिखा है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपसे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना वो तो डिस्टेंस को बताएगा कि करंट नोड से लेकर के हमें कितना मैक्सिमम हाइट मिला, और जो दूसरा नोड है वो हमें, मतलब दूसरी वैल्यू है पेयर की, वो ये बताएगी कि जब भी मैंने लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री में कॉल किया, यानी कि इस रूट का जो भी सब ट्री बना, इस रूट से लेकर के इस कंप्लीट ट्री तक अगर मुझे टारगेट मिलता है तो फिर मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, और अगर नहीं मिलता तो फिर मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारा टारगेट नोड 3 है और मैं इस कंप्लीट सब ट्री को कंसीडर करूँ, तो ये जो हमारा जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा एज ए रूट नोड विथ वैल्यू 5, तो फिर ये हमें रिटर्न करेगा क्या, ये डिस्टेंस, मतलब कि हाइट ऑफ दी सब ट्री 5 को इंक्लूड करते हुए, तो वो कितना आ जाएगा, वो तो हमें दिख रहा है 2 आ जाएगा। तो ये रिटर्न करोगे कुछ वैल्यू 2 और कॉमा, और क्या इस करंट रूट को इंक्लूड करते हुए इस पूरे सब ट्री में हमें टारगेट नोड मिला, तो इसका आंसर है तो नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट नोड तो 3 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो रिटर्न करेंगे वो फॉल्स रिटर्न करेंगे, यानी कि जो पेयर रिटर्न होगा इस फंक्शन कॉल के लिए वो कुछ इस प्रकार होगा 2 कॉमा फॉल्स। तो अब डिस्कस करते हैं, जैसे अगर किसी भी नोड के अगर लेफ्ट सब ट्री में मुझे टारगेट अगर मिल जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा कि उस नोड तक, इस करेंट नोड से लेकर के टारगेट तक जो भी डिस्टेंस है वो x हो गया, और जो राइट सब ट्री में मैं एक्चुअल पूरी हाइट के लिए, यानी कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस बन सकते हैं, यानी कि 4 से लेकर के 2, यहाँ तक भी हमें 2 नोड्स का डिस्टेंस मिला, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 नोड्स का डिस्टेंस मिला। तो ऐसे जैसे हम जो हाइट का कोड लिखते हैं ना मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए करेंट नोड से लेकर के किसी भी लीफ नोड पे, वो हम रिटर्न कर देंगे एज ए वेरिएबल y। तो यहाँ पे x है और y। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा, हम देखते हैं आंसर को कैसे अपडेट करेंगे। आंसर में हम क्या अपडेशन करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कैसे आएगा, x प्लस वाई प्लस ये करंट जो रूट नोड है हमारा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा।
तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस वन, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड आंसर, मतलब आंसर अगर पहले से बड़ा है तब तो अपडेट नहीं करेंगे। तो और अगर ना एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर हमें राइट सब ट्री में टारगेट मिल गया ना, तो इसी का ठीक उल्टा करेंगे। इसको, ये जो डिस्टेंस है वो x थी, और ये जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है वहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा इस रूट नोड 5 से लेकर किसी भी लीफ नोड तक, वो y हो जाएगा। तो अगेन हम जो है आंसर को अपडेट इसी तरीके से करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमा आंसर, हम इस तरीके से अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का अपडेट करेंगे। लेकिन जो वैल्यू हम इस नोड 5 के लिए रिटर्न करेंगे ना, वो हम रिटर्न करेंगे जो टारगेट से लेकर डिस्टेंस है वो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लेते हैं अगर टारगेट हमारा 4 होता, तो एक तो ये पाथ होगा कंप्लीट, इसको डिफरेंट कलर से इंडिकेट करता हूँ, ग्रीन से करता हूँ। तो एक तो ये कंप्लीट पाथ हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ जो भी लीफ नोड था इस नोड से इंक्लूड करते हुए, टारगेट से इंक्लूड करते हुए यहाँ तक जो भी लीफ नोड था वो एक डिस्टेंस हो गया। मान लेते हैं कि वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तो मैंने आंसर में जो है अपडेट कर दिया। अगर वो आंसर से बड़ा होता तो आंसर हमारा अब अल्फ़ा हो जाता। लेकिन अब मुझे और बड़ा आंसर अगर मुझे खोजना होगा ना, तो फिर मैं कैसे खोजूंगा? यहाँ तक का डिस्टेंस मैं जो है मैंने x प्लस वन हो जाएगा। अब ये मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, और मैं x प्लस वन रिटर्न किया, और यहाँ पे क्या करूँगा ना, जो क्योंकि मुझे राइट सब ट्री में टारगेट नोड तो मिल ही गया है, तो यहाँ पे मैं ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो यानी जो हमारा पेयर रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से वो होगा x प्लस वन कॉमा ट्रू। और अब देखते हैं राइट में क्या होगा। राइट में आप देखो तो जो है 10 के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में दोनों ही मुझे टारगेट नहीं मिला, तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी? अब जो तीसरे केस को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा केस ये होगा ना, सपोज़ कि हमारा टारगेट नोड अगर 5 होता और ये 3 हमारा टारगेट नहीं होता, और यहाँ पे भी कुछ और नोड्स होते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं। तब आप इसमें ऐसा समझो ना कि अगर किसी भी हमारा जो नोड है उसे अगर रूट नोड माने सब ट्री का, तो उसके लिए ना अगर मुझे लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में आंसर नहीं मिला, मतलब दोनों में ही मुझे टारगेट नोड अगर नहीं मिला, तो यहाँ मुझे रिटर्न क्या करना होगा? यहाँ मुझे रिटर्न करना होगा कि लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस आया, इसे x मान लेते हैं, इसे y, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम आया वो हो जाएगा अब मेरे रूट नोड्स, इस करंट रूट नोड से लेकर के लीफ नोड तक का पाथ, और उसमें इस नोड की जो कंट्रीब्यूशन होगी 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ हम रिटर्न कर देंगे, और साथ में हम जो सेकंड एलिमेंट होगा ना पेयर का, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि ना तो मुझे लेफ्ट सब ट्री में मिला ना राइट सब ट्री में मिला। तो कुल मिला के हमारा पूरा एल्गोरिथम यही है। तो जैसे मैंने बताया था बेस केस क्या है कि इफ़ हमारा जो रूट नोड है वो अगर नल पॉइंटर है, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर रूट नोड हमारा, मतलब अगर हम 10 से अगर नल पॉइंटर पे आ गए, तो यहाँ मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत है? अब यहाँ पे मुझे कोई नोड मिला तो है नहीं, तो और टारगेट नोड भी नहीं मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा 0 कॉमा फॉल्स। मैंने क्या रिटर्न कर दिया? 0 कॉमा फॉल्स। और मान लेते हैं कि अगर हमारा वी हैव रीच्ड टारगेट, अब ये टारगेट वेरिएबल और स्टार्ट वेरिएबल दोनों सेम ही है, उसको आप सेम ही कंसिडर करो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर रूट का डेटा, डेटा नहीं यहाँ पे वैल होगा, अगर टारगेट के बराबर है, तो फिर जैसे इसमें ना हम लोग टारगेट नोड अगर 3 को मान लें, तो हमें रिटर्न करने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? अब देखो जैसे मैंने बताया था टारगेट नोड हमें मिल जाएगा ना, तो जो उसका जो सब ट्री होगा ना उसमें मैं एक हाइट, जो हाइट मैं निकालूंगा वो तो कंसीडर करेंगे ही, उसको आंसर की इनिशियल वैल्यू दे देंगे। तो यानी कि अगर मुझे टारगेट मिल गया, तो फिर मैं आंसर को कैसे अपडेट करूँगा? मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा
हाइट ऑफ दिस सब ट्री विथ रूट, और इसमें मैं -1 कर ले रहा हूँ। -1 क्यों किया? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी मैं हाइट निकालूंगा ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे नोड्स हैं यहाँ पे, अगर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमें नहीं देखना है, टाइम देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 1 लगा, 2, फिर 3, तो जो कंप्लीट हाइट होगी ना उसमें -1 कर दिया, तो उतना टाइम हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मिनिमम टाइम होगा जो उसका लीफ नोड है उस सेप्ट्री के हिसाब से उसे इन्फेक्ट करने में। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना है? अब रिटर्न मुझे यहाँ पे हाइट नहीं करनी, बल्कि मैं रिटर्न कर दूंगा 0,2। अब मैं 0 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं टारगेट नोड पर आ गया ना, तो अब मुझे इसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टारगेट नोड खुद को तो इन्फेक्ट करने में 1 टाइम नहीं लगेगा, तो 0 ही टाइम लगेगा ना। जब ये अपने एडिशन नोड को इन्फेक्ट करेगा तो यूनिट टाइम लगेगा, 1 यूनिट टाइम। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब भी मुझे टारगेट नोड मिल गया तो मैं जो वैल्यू रिटर्न करूँगा वो हो जाएगा 0, ट्रू। ट्रू मतलब कि मुझे टारगेट नोड मिल गया उस सब ट्री में। अब दो पेयर बना लेते हैं, एक लेफ़्ट नाम से जिसमें मैं कॉल करूँगा रूट के लेफ़्ट सब ट्री के लिए, और राइट सब ट्री के लिए। तो जब मैं लेफ़्ट सब ट्री के लिए कॉल करूँगा तो मुझे एक पेयर मिलेगा, और जब मैं राइट सब ट्री के लिए कॉल करूँगा तो अगेन मुझे एक पेयर मिलेगा, जिसे मैं लेफ़्ट और राइट से इंडिकेट कर रहा हूँ। अब आप देखना, अगर मुझे ना मान लेते हैं कि टारगेट फाउंड इन लेफ़्ट सब ट्री, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ़्ट सब ट्री में हमें टारगेट मिल गया है तो इसे चेक कैसे करेंगे? लेफ़्ट डॉट सेकेंड, सेकेंड जो एलिमेंट है वो हमारा बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो हम स्टोर कर रहे हैं उसमें। तो तब क्या करेंगे? अगर हमें मान लेते हैं ये 5 हमारा करंट नोड था, और हमें राइट सब ट्री में, सॉरी लेफ़्ट सब ट्री में हमें अगर टारगेट मिल गया, तो फिर ये हम जो आंसर को अपडेट करेंगे वो तो मैंने क्या बताया था, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर 1 प्लस लेफ्ट डॉट फर्स्ट प्लस राइट डॉट फर्स्ट। लेकिन जो मैं वैल्यू रिटर्न करूँगा ना, अगर मुझे लेफ़्ट सब ट्री में मुझे टारगेट नोड मिल गया, तो उस लेफ़्ट सब ट्री से लेकर के इस नोड 5 तक जो भी डिस्टेंस है वो मैं रिटर्न करूँगा, यानी कि 1 प्लस लेफ़्ट डॉट फर्स्ट, और क्योंकि मुझे टारगेट नोड मिल गया तो इसीलिए मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। कुछ यही काम राइट सब ट्री के लिए भी कर लेते हैं। टारगेट फाउंड इन राइट सब ट्री, तो यहाँ चेंज कर देते हैं राइट डॉट सेकेंड। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, ये जो आंसर है वो तो वैसे ही अपडेट होगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू जो है रिटर्न करूँगा वो हो जाएगा हमारा राइट डॉट फर्स्ट। और अगर ना तो लेफ़्ट सब ट्री मिला, नॉट फाउंड इन लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना था, मैंने जैसे बताया था आपको कि इसे इरेज कर लेता हूँ। जैसे जब लेफ़्ट, ये टारगेट अगर 3 है ना हमारा, तो जब मैं लेफ़्ट सब ट्री के लिए कॉल करूँगा तो इस पूरे सब ट्री में देखें हम, तो ना तो लेफ़्ट सब ट्री में मुझे टारगेट मिला, ना तो राइट सब ट्री में टारगेट मिला। तो तब मुझे क्या करना था? तब मुझे रिटर्न करना था जो डिस्टेंस होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, मैक्सिमम डिस्टेंस और फॉल्स, क्योंकि हमें वहाँ पे मिला नहीं टारगेट। तो इस केस में हमें आंसर को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपडेट नहीं करना है, क्योंकि हमें टारगेट तो मिला नहीं, तो फिर आंसर हम कैसे अपडेट करेंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डॉट फर्स्ट कॉमा राइट डॉट फर्स्ट,
और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सॉल्वर फंक्शन को, और यहाँ पे अपना स्टार्ट नोड देते हैं एज अ टारगेट, और यहाँ रिटर्न कर देते हैं हमारा आंसर वेरिएबल। तो इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। दो टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, सबमिट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं इस कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली हमारा प्री ऑर्डर रिवर्सल तो लगाया है कि नहीं। तो प्री ऑर्डर रिवर्सल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि मैं हर नोड को जो है एक ही बार विजिट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि हर नोड जो है एक ही बार विजिट हो रहा है, उसके बाद वो कुछ पेयर रिटर्न कर रहा है हर बार। और जो हमारा जो हाइड फंक्शन है जो सब ट्री के लिए था, वो भी जो है ओ ऑफ, जैसे अगर इस सब ट्री की लेंथ अगर एक्स मान लें और बाकी बचे हुए रिमेनिंग की लेंथ अगर मतलब नंबर ऑफ नोड्स टोटल वाई मान लें, तो जो है ओ ऑफ एक्स प्लस वाई यानी कि ओ ऑफ एन ही लगेगा हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखते हैं। तो स्पेस में जो है भाई, अगर आपका ट्री कम्प्लीटली स्क्यूड है कुछ इस प्रकार से, सपोज 11 4, ऐसे एक साइड एक डायरेक्शन में कम्प्लीटली स्क्यूड है, और मान लेते हैं ना कि हमारा टारगेट जो नोड है वो एकदम लास्ट में होगा, मान लेते हैं 3। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि हम जो है हमारे रिकर्सिव स्टैक में ये पूरा हाइट ऑफ ट्री स्टोर होता है, मतलब उतने नंबर ऑफ कॉल स्टैक में स्टोर किए जाते हैं फंक्शन कॉल। तो ये जो हो जाएगा वो ओ ऑफ एच लिख देते हैं, हाइट ऑफ ट्री, और वर्स्ट केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन आ सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, देख मिलते हैं अगले वीडियो में।